सो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने मार्केटिंग के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक ही पार्ट रह गया था। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक ही पोर्शन रह गया था, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आवर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मिक्स। और इसको डिस्कस करते ही हम आगे बढ़ेंगे फिर आज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में। वंस द फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इज़ डन, आज का हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सो इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स में मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, यू मे गेट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स, करेक्ट। तो ये शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हो सकता है 1 मार्क के लिए भी आपको मिल जाए। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से उठा के दे दे, डिफाइन सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और इस तरह से करके रिलेशनशिप मार्केटिंग एक और दे दिया, 1 मार्क ईच। तो वहाँ पर आपको 1 या 2 लाइन के अंदर इनको एक्सप्लेन करना होगा। सो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे सोशल मार्केटिंग के लिए, सो सोशल मार्केटिंग इज़ व्हाट। देखो काफ़ी हद तक तो इसका जो नाम है ना, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप ब्लफ करके भी तरीके से लिख सकते हो। बट येस, हम ऐसी नौबत ही आने नहीं देते कि हमें ब्लफ करना पड़े, क्योंकि हम कीवर्ड्स को याद अगर रख ले तो हमें ब्लफ नहीं करना पड़ेगा। सो सोशल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, दीज मार्केटिंग्स आर डिजाइंड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज टू बेसिकली इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया। तो यहाँ पर बेसिकली इस मार्केटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। जैसे अगर आप रिसेंट में चेक करो तो इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ ब्लैक और वाइट, ये माइकल जैक्सन का वैसे तो गाने का लिरिक्स है, बट अदरवाइज अगर आप चेक करो, सो व्हाट हैपेंड इन यूएस, उसके बाद में अभी क्या सिनेरियो हो गया था कि रेसिज्म को आप हटाओ, ब्लैक एंड वाइट है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको हटाओ, करेक्ट। सो दिस इज हाउ। सो यहाँ पर आपका क्या होता है, सोशल मार्केटिंग। सो दिस इज टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल आइडिया। अभी आप चेक करो 21 जून को वी सेलिब्रेटेड व्हाट, वी सेलिब्रेटेड योगा डे, करेक्ट। तो आप वहाँ पर क्या करते हो, यू ट्राई टू मार्केट योगा, ओके। वाई यू ट्राई टू मार्केट योगा, आप वहाँ पर बताते हो कि योगा के क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या रहेगा, ऑल दोज थिंग्स आप वहाँ पर बता रहे हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल सोशल मार्केटिंग। स्वच्छ भारत अभियान, सोशल मार्केटिंग। आप वहाँ पर उसमें कचरे को मत फेंको, गंदगी मत फैलाओ, ठीक है, अपने आसपास का जो एरिया उसको आप साफ रखो। सो दिस इज व्हाट, सोशल मार्केटिंग। सो दिस इज टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल आइडिया और ऑफ द कॉजेज और प्रैक्टिस अमंग्स द टारगेट ग्रुप। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन दिल्ली इज एक्सप्लेन्ड द प्लेस वेयर वन कैन स्टैंड एंड वन कैन नॉट स्मोक। सो कहाँ पर कौन कर सकता है, कोविड-19 का कॉलर ट्यून, बिल्कुल करेक्ट, हर्ष ने यहाँ पे बताया कोविड-19 का जो कॉलर ट्यून है, ठीक है। सो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, सोशल मार्केटिंग, कि आप लोगों के बीच में क्या कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस कि आप अपने मुंह को ढक के रखो। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। अगर मैं बात करता हूँ ऑगमेंटेड मार्केटिंग का, तो आप देखो ऑगमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा। हाँ, सो दिव्या इज सेइंग एक्स्ट्रा, करेक्ट। सो बेसिकली एडिशनल, ऑगमेंट टू सेल्स, कई बार आपने सुना ऑगमेंट टू सेल, ऑगमेंट टू दिस। कोचिंग क्लासेस आर ऑगमेंट टू योर स्कूल्स के अंदर जो आपके यहाँ पे ट्यूशंस होते थे वो आपके क्या हो गए, दोज आर ऑगमेंटेड मार्केटिंग। सो ऑगमेंटेड इज एक्स्ट्रा. So what do you do in case of augmented marketing? Augmented marketing is a provision of additional customer services, right? And benefits which are built around the core and the actual products. ठीक है, अब इसमें क्या फ़ायदा हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विस। येस, आफ्टर सेल सर्विस कैन बी वन टाइप ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग। तो वहाँ पर आप एडिशनल कस्टमर सर्विस के बारे में बताते हो कि आप देखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो 24 आवर्स के अंदर आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज और ऑगमेंट मार्केटिंग, राइट। आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि देखो आप हमारा प्रोडक्ट लेकर जाओ, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो 24 घंटे के अंदर आपका प्रॉपर रेजोल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक एयरटेल इज ऑल्सो डूइंग दिस ऑगमेंटेड मार्केटिंग। अभी एक जो रिसेंट एड आया है उसमें दैट गर्ल चेत्री, आई डोंट नो हर नेम, आई थिंक चेत्री, व्हाट इज हर नेम आई डोंट नो, बट वो जो गर्ल है वो क्या करती है कि धीरे धीरे जिस दिन ये कंप्लेंट ज़ीरो हो गए उस दिन हम मान लेंगे कि हमने अपना सर्विसेज बेस्ट दे दिया। हैव यू सीन दैट रिसेंट एड इन द टीवी? वो कुछ तो ऐसे करती है कि कुछ तो वो स्क्रीन होता है और उसके ऊपर नंबर्स आते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑगमेंटेड मार्केटिंग। आप एक तरीके से ये कर रहे हो कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी इश्यूज रहेंगे, उनको हम ASAP यहाँ पर क्या करेंगे, रिजॉल्व। सो ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज व्हाट, इट इज एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड द बेनिफिट्स बिल्ट अराउंड द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट्स दैट रिलेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाईटेक सर्विसेज, मूवीज ऑन डिमांड,
राइट, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज ना। मूवीज़ ऑन डिमांड आज की डेट में इतना ज़्यादा हिट नहीं है क्योंकि अब इसका ज़रूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स और ये सब आने के बाद मूवीज़ ऑन डिमांड हट गया। बट कितनों ने वो देखा है, आज से 10-12 साल पहले ऐसा होता था कि टाटा स्काई वगैरह पे कुछ उनके डेडिकेटेड चैनल्स रहते थे और वो डेडिकेटेड मूवीज़ दिखाते थे उसके अंदर। तो जो भी रिसेंट में मूवीज़ रिलीज़ हुआ है आप उसके लिए पे कर दो तो वो 24 घंटे तक आपके टीवी में, मतलब उस पर्टिकुलर चैनल पे वो मूवी चलता रहेगा। मूवीज़ ऑन डिमांड, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, सेक्रेटेरियल सर्विसेज एट्सेट्रा, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके हो गए ऑगमेंट मार्केटिंग। और आप यहाँ पर क्या करते हो, सच इनोवेटिव ऑफरिंग्स प्रोवाइड set of benefits that promise to elevate customer services to an unprecedented level. Now what do you mean by unprecedented level? एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जिसको कोई टच नहीं कर सके या आज तक किसी ने इस तरह से सर्विसेज आपको नहीं दिया। ये आपका क्या हो गया, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। 30 मिनट्स नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री, ऑगमेंटेड मार्केटिंग कि भाई पिज़्ज़ा तो आपको डिलीवर करेंगे बट हमसे फास्ट पिज़्ज़ा कोई आपको डिलीवर करके नहीं देगा। सो दिस इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। Then next we have direct marketing. This is very pretty easy. Now direct marketing में अगर आप देखो so marketing through the advertising media, ठीक है, straight away, जिसमें आप क्या करते हो, you interact directly with the consumer, ठीक है, generally calling for consumer to make a direct response। जैसे कि आप कैटलॉग्स बेचते हो, आपने अपने ऑफिस में चेक किया होगा जो जिन्होंने भी अपना इंटर्नशिप शुरू किया है टैक्समैन की तरफ से या लेक्सेस नेक्सेस की तरफ से, आपको वहाँ पर कैटलॉग वो भेजते हैं कि हमारे ये नए बुक्स और वगैरह जो भी नया एक्ट है, ये कमेंट्री से, ये जो भी इनका न्यू रिलीजेस रहता है, जैसे मेरे पास इन दोनों की तरफ से हर महीने एक मेल आता है अबाउट द न्यू रिलीजेस। सो ये कैटलॉग्स भी क्या हो गए आपके, ये कैटलॉग्स डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट हो गया, राइट। देन यू सेंड इट ऑन ईमेल, टेली कंप्यूटिंग, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, शॉपिंग, टीवी शॉपिंग, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाके कस्टमर से क्या करते हो, इंटरैक्ट करते हो। अभी कल मेरे पास एक सलॉन से फ़ोन आया था कि 28 से दे आर सेइंग दैट मुंबई के अंदर वो सलॉन्स को ओपन कर देंगे ओनली फॉर हेयर कट। तो उन्होंने बोला सर डू यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू, आप हमारे एक प्रिविलेज्ड कस्टमर हो, सो हम आपको कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हो क्या। ना आई विल टेल यू, सिंस दे हैव मेंशन्ड इट दिस वे कि आपके प्रिविलेज्ड कस्टमर है, मुझे पता है मेरे अलावा उन्होंने सबको यही कॉल करके बोला होगा कि आप मेरे प्रिविलेज्ड कस्टमर हो। इससे होता क्या है, बेसिकली कस्टमर फील्स गुड, मुझे ऐसा लगेगा अरे वाह यार मेरे को कॉल करके यहाँ पे इस तरह से पूछा। सो ऑल दिस इज देयर, करेक्ट। फिर आप देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग में अगर आप देखो, सो द मार्केटिंग विच क्रिएट्स और डेवलप्स रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। रिलेशनशिप किसके साथ, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। वैसे एक पॉइंट याद आया, वैसे तो आपने मियाँ मिट्ठू बोलना हुआ, ऑगमेंट मार्केटिंग के अंदर क्या हो सकता है पता है, ये जो मैं आपका पेपर चेक करता हूँ, पीडीएफ्स जो आपके चेक करता हूँ, ऑगमेंट मार्केटिंग, प्रॉमिस टू एलिवेट कस्टमर सर्विस टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, कि आप अपने पास पेपर्स लिख लिख के मेरे को भेजो, दिस इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग, राइट। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या हो जाएगा, आप चेक करो, जस्ट अभी मेरे को याद आया, रिलेशनशिप मार्केटिंग में अगर आप चेक करो तो कुछ जगह ऐसा होता है, कई जगह मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिनको रेगुलरली विजिट करता हूँ, ठीक है। सो जब मैं उन यूट्यूब चैनल्स को रेगुलरली विजिट करता हूँ और उनके कोई लाइव सेशंस होते हैं, सो जब मैं वहाँ पे कमेंट करता हूँ तो वो ऐसे है ना मेरे नाम के आगे स्टार लगा देते हैं कि ये भाई स्टार फैन है, करेक्ट, और ये ऐसे प्रीमियम प्रिविलेज्ड इस तरह से करके रहता है। अब होगा क्या, वो पूरे चैट सेक्शन में एक मेरे को अलग से मेरा नाम वहाँ पे दिखेगा विद दिस स्टार मार्क की मैं एक अलग से प्रिविलेज्ड हो, प्रिविलेज कस्टमर हो। तो इससे होता है पिंड, राइट, हाँ दे से इट दिस वे कि ये पिंड है वहाँ पर। बेनिफिट इससे क्या होता है कि अमंग्स द क्राउड आई फील वेरी स्पेशल, करेक्ट, कि मेरा डाउट्स जो होगा वो वहाँ पर पहले पूछा जाएगा, कुछ भी रहेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज, एंड सेम मेरे चैनल में भी होता है, व्हेन पीपल कम फॉर देयर लाइव सेशंस तो वहाँ पर स्टार मार्क आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो रेगुलरली वीडियोस को वॉच करते हैं, राइट, या कुछ जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके रखा हुआ है मेरे यूट्यूब का, तो उनको भी यहाँ पर क्या मिल जाता है, दे गेट दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। तो इससे होता क्या है, कस्टमर फील प्रिविलेज्ड। रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर यू मेक द कस्टमर मोर स्पेशल, करेक्ट। सो दिस इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, एंड इन दिस प्रोसेस you try to create, you maintain and you enhance the strong value laden
रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जैसे अगर आप चेक करो, जेट एयरवेज प्रोग्राम शुरू किया था जेट माइल्स का, ठीक है। तो आप जितना जितना जेट एयरवेज में ट्रैवल करोगे उसका कुछ परसेंटेज, लेट्स से 5% या 10% वो क्या करते थे, आपको रिडीम करके देंगे। तो मैंने सपोज करो 10,000 रुपये का टिकट परचेज किया, तो इसका 5% यानी कि वो 500 जेपी माइल्स मेरे अकाउंट में ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंगली कुछ रहता है। फिर ये जो 500 जेपी माइल्स है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 500 रुपीज़। और इस तरह से करके इनका कोटा रहता था कि अगर आपने 5,000 जेपी माइल्स यूज अपने एक्यूमुलेट कर लिए तो आपको एक लेवल ऊपर भेज दिया जाएगा। देन यू विल ऑल्सो गेट, लेट्स से टिकट्स, आपको 5,000 का एक टिकट आपको फ्री में मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट यूज टू गो, राइट। हाँ, करिश्मा ने जैसे यहाँ पे बताया क्लास में ओल्ड स्टूडेंट को डिस्काउंट, दिस इज ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो यहाँ पर वही रहता है। सो एयरलाइंस दे ऑफर स्पेशल लाउंजेस एट मेजर एयरपोर्ट्स टू फ्रीक्वेंट फ्लायर। सो जेट एयरवेज भी ये काम करता था। एक टाइम पर अनफॉर्चुनेटली मैं किंगफिशर एयरलाइंस का ऐसा एक प्रिविलेज्ड मेंबर था, ठीक है। मेरा मेंबरशिप अकाउंट जैसे ही एक्टिवेट हुआ 2 महीने बाद किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गया। अब आई डोंट नो कौन किसके लिए मनहूस है, बट यस ये गया। आज की डेट में इस तरह से एक कार्ड मेरे पास है, किसका लिए, विस्तारा, एयर विस्तारा का फ्रीक्वेंट फ्लायर का कार्ड है। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड के अंदर फ्री मील, एक्स्ट्रा बैगेज आपको अलाउ करेंगे, प्रिविलेज चेक इन, तो ये सब आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाता है किसके अंदर, व्हेन यू डू रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। देन यू प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट टू सेलेक्ट कस्टमर्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड। और इससे क्या होता है, इट विल गो लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। When we talk about relationship marketing, आप कस्टमर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हो कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। तो आपको ये ध्यान रखना है, हियर यू रिमेंबर दिस, special benefits to select customers, right? And this is why, this is to enhance the strong value laden relationship with the customer, creating and maintaining relationship with the customer. This is going to strengthen the bond, right? ये सारा टर्म्स हो जाएगा। और एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, एयरलाइंस जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्लान्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो आप देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग के अंदर सिंपल मार्केटिंग ऑफ द सर्विसेज, इट अप्लाइज टू द कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द मार्केटिंग टू सर्विसेज। सो concepts, applying the concepts, tools and techniques of marketing to services. Now services is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and do not result in the banking, savings, retailing, educational। सर्विस मार्केटिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपका बेस्ट आ जाता है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप जो यहाँ पर मार्केटिंग करता है, दैट इज व्हाट, that is service marketing, okay? So this is there. Then next अपने पास है यहाँ पे person marketing। So person marketing, विरोधी भाई जीरो है, हमारा नेता हीरो है, करेक्ट। person marketing, being human, person marketing, करेक्ट, सलमान खान, राइट। तो यहाँ पर आप देखो person are also, people are also marketed। Now people marketing or person marketing consist of activities that are undertaken to create, maintain and change the attitudes and behavior towards particular person। being human ने क्या किया, being human ने सलमान खान का मार्केटिंग कर दिया, बिकॉज जब सलमान खान के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, कुछ भी ऐसा रहा, सबने क्या बोला, नहीं नहीं सलमान खान इज सो नाइस, ही कांट डू, व्हाई, बिकॉज इफ यू सी वो बीइंग ह्यूमन चलाते हैं, कितने लोगों को हेल्प करते हैं, क्या करते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज पर्सन मार्केटिंग, करेक्ट। देन सेम वे अगर आप चेक करो पर्सन मार्केटिंग में और आ जाएगा मिस्टर मोदी, करेक्ट, आवर प्राइम मिनिस्टर, राइट, आवर प्राइम मिनिस्टर, उनका भी क्या होता है, पर्सन मार्केटिंग, करेक्ट। आप एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है, और प्रोजेक्ट करते हो कि हाँ, आप बेसिकली क्या करोगे, वहाँ पर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो। कितनी बार आप देखते हो लोग अपना इमेज मेक ओवर करते हैं, कितनी बार लोग अपना इमेज मेक ओवर करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल व्हेन राहुल गांधी ऑल ऑफ सडन, गुजरात इलेक्शंस जब हुए थे और मध्य प्रदेश के जब इलेक्शंस हुए थे, तो वो अचानक से मंदिर जाने लग गए। ये क्या हो गया, पर्सन मार्केटिंग। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द हिंदू वोटर्स कि देखो मैं आपके साथ हूँ, करेक्ट। सो ये आपका क्या हो गया, पर्सन मार्केटिंग। सो पॉलिटिशियंस, राइट, पॉलिटिशियंस,
स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार्स। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप चेक करो मुकेश अंबानी, उनका भी क्या होता है, पर्सन मार्केटिंग होता है। मीडिया में आप चेक करो उनकी अगर कोई बातें डिस्कस होती है तो वो बातें कैसे डिस्कस होती है, ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो जेनरस, करेक्ट, ही इज़ सच अ विजनरी पर्सन। वो क्या हो गया आपके लिए, पर्सन मार्केटिंग। तो आप ध्यान रखना, दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन केस ऑफ योर पर्सन मार्केटिंग। जब आप टारगेट किसके ऊपर करते हो, यू टारगेट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, और वो किसके लिए हो सकता है, टू गेट वोट्स और टू गेट नोट्स, बिकॉज करियर होगा तो नोट मिलेगा। फिर आप देखो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, करेक्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो ये हो जाता है जब आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करते हो, एक प्रॉपर मार्केटिंग करवाते हो। अगेन जैसे रिलायंस ग्रुप का अगर आप चेक करो, ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग खूब करवाते हैं। अभी रिसेंट में चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ऐड है, सेम वे अगर आप चेक करो आदित्य बिरला ग्रुप, एबीजी ग्रुप, उनका भी ऐड आता था, राइट, उनका भी एक ऐड आता था। सो दैट वाज आल्सो देयर। वो बेसिकली बताते कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कितना अच्छा है, हाउ वेल वी डू। टाटा गेव हाईएस्ट मनी इन द पीएम केयर फंड। सो ये भी आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, करेक्ट। एबीजी ग्रुप ने भी शायद आई थिंक 500 करोड़ और समथिंग दे हैड गिवन। सो ये हो गया ऑर्गन। तो जैसे आप किसी इंसान को यहाँ पर मार्केट करते हो, वैसे यहाँ पर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट कर रहे हो। और क्यों करते हो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से मार्केट, सो दैट जो टारगेट ऑडियंस है उनका एटीट्यूड है वो आपके लिए क्या हो जाए, बिल्कुल बदल जाए, एक अच्छा बिहेवियर निकले। जैसे आईटीसी का आप चेक करो, आईटीसी का ई चौपाल, आपने से जितनों ने यहाँ पर आईटीसी क्लासमेट का नोटबुक अगर यूज़ किया तो आपको देखो, आपको आईटीसी के नोटबुक के पीछे आपको मिलेगा आईटीसी के ई चौपाल के बारे में। सो ये सब आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। सो इट कंसिस्ट ऑफ activities which are undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior of the target audience towards an organization. Now both profit and non-profit organizations practice what, they practice organization marketing, okay, so they do that. Then अगर आप देखो प्लेस मार्केटिंग, तो प्लेस मार्केटिंग इज बेस्ट। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये क्या हो गया आपका प्लेस मार्केटिंग, राइट। इनक्रेडिबल राजस्थान, राइट, वो इन उसका भी एक ऐड आता है, राजस्थान टूरिज्म का भी वो एक ऐड आता है, एग्जैक्टली वो कुछ तो मारवाड़ी में वो बोलते हैं, दो इवन आई एम अ मारवाड़ी बट आई डोंट नो, फिर वो दिखाते हैं ना, उनको राजस्थान कुछ ऐसा दिखा, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। देन कुछ दिन गुजारो गुजरात में, इनक्रेडिबल इंडिया, प्रियंका चोपड़ा डज प्लेस मार्केटिंग फॉर आसाम, आसाम टूरिज्म के लिए करती है, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, प्लेस मार्केटिंग। सो प्लेस मार्केटिंग के अंदर क्या रहेगा, प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेस, से बिजनेस साइट्स मार्केटिंग, टूरिज्म। अगर सीएनबीसी आप रेगुलर देखते हो तो आपको ये मिलता होगा, गेबॉन, वो वहाँ पर बताते हैं अफ्रीका की एक कंट्री है, बोलते हैं यहाँ पर आप आओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम उसको एक मार्केटिंग हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। सो ऑल दोज काइंड ऑफ अ थिंग यू पुट इट देयर, प्लेस मार्केटिंग। सो आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो वर्डिंग्स क्या है, consist of activities undertaken, consist of activities undertaken, consist of activities undertaken to change, create, right, the attitude and behavior towards a particular person, particular organization, particular place। तो मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, करेक्ट। यहाँ पर लैंग्वेज वही, बस खाली वर्डिंग्स नहीं, इधर आ गया पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज अ स्मार्ट लर्निंग। यहाँ पर खाली क्या था, this is for a particular person, this is for a towards an organization and this is towards a place, एकदम सेम चीज़। तो अगर आप एक को अच्छे से याद रख लो तो आपका लैंग्वेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देन एनलाइटेंड मार्केटिंग, एनलाइटन मार्केटिंग के अंदर आप क्या चेक करोगे, एनलाइटन किसको बोलते हैं, जब भी ये वर्ड आता है एनलाइटन तो आपके दिमाग में कौन आता है, मेरे दिमाग में तो कौन आता है, गौतम बुद्धा, राइट। गौतम बुद्ध मेरे दिमाग में आते हैं जब हम बात करते हैं एनलाइटन का, जागो, राइट। अगर आपने वो देखा
सेक्रेड गेम्स, अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या रहते हैं, राइट, एनलाइटन, अपने अंदर से, गुरुजी आपके, आप अंदर से खुद को जगाओ, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एनलाइटन मार्केटिंग. जब आप क्या करते हो, यू ट्राई टू मार्केट अ फिलॉसफी holding that the company's marketing should support the best long run performance of the marketing. एंड इसके 5 प्रिंसिपल्स रहते हैं आपके, क्या, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करो, देन इनोवेटिव मार्केटिंग आप करो, देन वैल्यू मार्केटिंग आप रखो, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग रखो, एंड सोसाइटल मार्केटिंग रखो. ये 5 प्रिंसिपल्स आप प्लीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल राइट अबाउट द एनलाइटेंड मार्केटिंग. तो यहाँ पर आप क्या करते हो इन केस ऑफ एनलाइटेंड मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग फिलॉसफी आप सेट रखना. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिलॉसफी सेट रखते हो कि जब भी आप मार्केटिंग करोगे, आपका मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए जो आपके लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को हेल्प करे, जिसमें आप कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करो. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग जो रहता है वो आपका कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता. नाउ व्हेन आई से कस्टमर ओरिएंटेड मींस आपके गलत मार्केटिंग होते, तो एक बार आपको फ़ायदा तो हो जाता है. जैसे इफ़ यू रिमेंबर एक्स डिओड्रेंट, राइट, वो एक टाइम पर बड़ा चल तो गया, लेकिन फिर केस फाइल किया किसी ने कि मैंने इस तरह से डिओड्रेंट मारा बट कोई मेरे पास इस तरह से गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं हुई, तो ये एक्स डिओड्रेंट गलत है. तो आप देखो उसके एड्स आने फिर क्या हो गए, बंद हो गए. सो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग आपको रखना है, इनोवेटिव मार्केटिंग आपको रखना है, देन वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग. यस एग्जैक्टली, रेडबुल के साथ भी ऐसा ही हुआ, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, तो वहाँ पर ऐसा आपको नहीं रखना. तो एनलाइटेंड मार्केटिंग इज द फिलोसफी ऑफ द कंपनी. ओके, देन यू हैव डिफरेंशियल मार्केटिंग. तो डिफरेंशियल मार्केटिंग में क्या रहेगा, डिफरेंशियल वर्ड का ही मतलब क्या, अलग अलग. ठीक है, अलग अलग, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंशियल मार्केटिंग है. डिफरेंशियल मार्केटिंग मींस एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, ठीक है, एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, एक एफएमसीजी कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. अब हर प्रोडक्ट के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग मार्केटिंग करवाते हैं. जैसे आप यहाँ पर चेक करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखो तो लाइफ बॉय के लिए जो मार्केटिंग होगा वो डव के लिए मार्केटिंग नहीं होगा, राइट. तो लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना, ये इनका पॉपुलर सेगमेंट है और डव एंड पेयर्स इनका प्रीमियम सेगमेंट है, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप क्या करते हो, अलग अलग मार्केटिंग करते हो. देखो, जबकि है क्या, दोनों ही एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बट एक के लिए अलग तरीके का मार्केटिंग होता है और दूसरे के लिए अलग तरीके का मार्केटिंग होता है, बिकॉज वहाँ पर आपने अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट कर दिया. तो डिफरेंशियल मार्केटिंग इज मार्केटिंग इन द डिफरेंट सेगमेंट. देन आपके पास फिर क्या है, सिंक्रो मार्केटिंग, राइट. अब सिंक्रो मार्केटिंग में बेसिकली क्या होगा, आप जब आपका आइडियल कैपेसिटी रहता है, ठीक है, जब भी आपका आइडियल कैपेसिटी रहता है, उस आइडियल कैपेसिटी को फिल करने के लिए आप जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाओगे उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग, सिंक्रोनाइज्ड, राइट. जैसे अगर आप सिंपली चेक करो, मूवी टिकट्स जो होते हैं, ठीक है, वो वीकडेज में सस्ता मिलता है और मॉर्निंग शो होता है वो और भी सस्ता होता है, ठीक है. तो जब हम कॉलेज में थे, लाइक व्हेन आई वाज आल्सो इन कॉलेज, तो हम लोग भी जब मूवी वगैरह देखने के लिए जाते थे, सो वी यूज्ड टू गो फॉर द मॉर्निंग शो, राइट. हम मॉर्निंग शो देखने के लिए जाते थे या आफ्टरनून शो देखते थे मंडे को, और हमारा फिक्स था, वी यूज्ड टू गो फॉर मूवीज ऑन मंडे ओनली. सो या तो मंडे मॉर्निंग का शो हम लोग जाते थे या मंडे आफ्टरनून का शो जाते थे, बिकॉज सिंपल था, नॉर्मल में टिकट उस टाइम पर 150 का था एंड यही सेम टिकट हमें 70-75 इस तरीके का मिल जाता था. सो दिस इज हाउ वी यूज टू सेव मनी. सो यहाँ पर क्या हो गया, सिंक्रो मार्केटिंग की, ठीक है भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर कौन सा हम झंडा गाड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, मॉर्निंग में फिक्स्ड फॉर द मूवी. हाँ, तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिंक्रो मार्केटिंग होता है. सो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इरेगुलर, ठीक है, ड्यू टू द सीजन और ऑन द सम पार्ट्स ऑफ द डे or on hour basis, right, causing ideal capacity or overworked capacity, synchro marketing can be used to find ways to alter the pattern of the demand through flexible pricing. Okay, local trains में भी अगर suppose इस तरह से कर दो कि मॉर्निंग ट्रैवल करने का पास अलग और बाद का पास अलग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रो मार्केटिंग हो जाएगा. देन प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स, फॉर एग्जांपल मेट्रो कर दे कि अगर पीक आवर में आप जाओगे, लेट्स से फ्रॉम 8 AM टिल 11 AM आपका नॉर्मल प्राइसिंग होगा, और 11 AM से लेके लेट्स से 5 PM के बीच में
अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो अब इसमें होगा क्या, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 11 हैप्पी आवर्स, वेरी गुड, खुशी ने यहाँ पर जो बताया हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सिंक्रो मार्केटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपके ऑफ टाइम जो रहता है उस टाइम पर भी आप क्या कर लोगे, जनरेट कर लोगे डिमांड को, राइट। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। सो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आपका क्या रहेगा, विच in which a firm goes after a large share of one or fewer market। तो हम एक ही मार्केट को टारगेट करते हैं और हम वहीं पर क्या करेंगे, फुल फ्लेजेड मार्केटिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। नाउ लास्ट आपके पास आता है डी मार्केटिंग। जब आप डी मार्केटिंग को पढ़ोगे आपको काफ़ी हद तक ये सिंक्रो मार्केटिंग की तरह लगेगा। डी मार्केटिंग क्या होता है, इट इज़ ओपोजिट, इट इज़ ओपोजिट। डी मार्केटिंग में मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे डी या इस तरह का वर्ड लगता है, मेरिट का डीमेरिट, करेक्ट। तो डीमेरिट इज व्हाट, ओपोजिट, ओपोजिट ऑफ मेरिट। मेरिट अगर पॉजिटिव बात तो डीमेरिट नेगेटिव बात। सो मार्केटिंग करके आप क्या करते हो, आप डिमांड जनरेट करते हो, लेकिन डी मार्केटिंग में आप उल्टा करोगे, आप डिमांड को कम करोगे। सो इट इंक्लूड्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परेरीली और परमानेंटली। आप नहीं चाहते हो कि उसका डिमांड रहे तो आप डी मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आप देखो, सिगरेट के डब्बे के ऊपर, सिगरेट के डब्बे के ऊपर वो जो गला हुआ लंग्स वहाँ पर रहता है, आपने अगर देखा हो कभी तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज डी मार्केटिंग। टीवी अपने मूवी हॉल में जब आप पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो अक्षय कुमार एक ऐड करता है, असली मज़ा वो सुट्टा मारते हुए दिखाता, कहता है उसमें नहीं है, मर्द बनना तो वो सुट्टा मारना नहीं, राइट। सो वो सैनिटरी नैपकिन्स का जो ऐड आता है मूवी के स्टार्ट में, दैट इज वन, दैट इज डी मार्केटिंग फॉर स्मोकिंग, दैट इज डी मार्केटिंग फॉर स्मोकिंग। मूवीज के अंदर बीच में जब आप वो देखते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन डी मार्केटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट ओनली टू रिड्यूस इट और टू शिफ्ट इट, राइट। सेम वे आप चेक करो पीक आवर के अंदर सर्च प्राइसिंग होता है कैब्स में, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डी मार्केटिंग। हालांकि वो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है पीक आवर में, तो वो जो सर्च प्राइसिंग होता है दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो डी मार्केटिंग। तो आप वहाँ पर क्या करते हो कि डिमांड को बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ओवर फुल डिमांड, ठीक है। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा जब आपके पास डिमांड आ रहा है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, फिर वो डी मार्केटिंग करते हो। जैसे कि बसेस आर ओवरलोडेड इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, रोड्स आर बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। देन जूलॉजिकल पार्क्स आर ओवर क्राउडेड ऑन सैटरडे संडेज एंड हॉलीडेज। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, डी मार्केटिंग यूज़ करते हो, जिससे कि क्या हो जाए, थोड़ा सा डिमांड आपका यहाँ पर कम हो जाए। सो दिस इज देयर इन केस ऑफ डी मार्केटिंग, right। So demarketing is to reduce the demand, and if we talk about synchro marketing, this is to create demand during ideal capacity। तो ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। So if you can just note it down somewhere, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। demarketing की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, to reduce the demand। यहाँ पर आपके पास क्या है, you already have excess demand। बट इफ यू टॉक अबाउट सिंक्रो, सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हियर इट इज टू क्रिएट द डिमांड इन आइडियल कैपेसिटी, करेक्ट। और इसमें आप फिर क्या करते हो, यू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर दिस, राइट। ये दो आपका यहाँ पर डिफरेंस है डी मार्केटिंग और सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप मुझे बताओ, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं। You may get a 2 mark, 3 mark, 5 mark question from marketing strategy। और अभी जो हमने आज कवर किया इससे रिलेटेड आपको 2 marks क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, राइट। You may also get a small situation kind of a question where they will ask you what kind of marketing strategy they have adopted here, right। So आपको accordingly आंसर लिखना होगा। Now next that we have is financial strategy, ठीक है। अब अगर मैं financial strategy शुरू करूँ, इससे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, कितनों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ लिया है, कितनों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया या चल रहा है अभी भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स का हो गया,
कुछ का भी बाकी है। ओके, नेवर माइंड, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़े भी नहीं हो या पढ़ चुके हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सो डोंट वरी। अब आप चेक करो तो मुझे बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके चैप्टर्स क्या क्या है। व्हाट आर द चैप्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? लीवरेज, ओके, रेशियोज, कैपिटल बजटिंग, ओके, वर्किंग कैपिटल, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, राइट, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, डिविडेंड पॉलिसी, करेक्ट। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर आपके 3 डिसीशंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं। देयर आर 3 डिसीशंस दैट यू नीड टू टेक एज अ फाइनेंस मैनेजर, ओके। व्हाट आर दोज 3 डिसीशंस? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। देन एप्लीकेशन, करेक्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यही आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड हो गया। और लास्ट में आ गया आपका डिविडेंड डिसीजन। अब इन्हीं में हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर्स को स्प्लिट करते हैं। तो अगर आप मुझे बताओ फाइनेंसिंग डिसीजन, तो यहाँ पर आपके कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे? यू विल गेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन यू विल ऑल्सो गेट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर मिलेगा, यस, काफ़ी हद तक। अगर आप बताओ रेशियो एनालिसिस भी आ जाएगा आपका यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल, ओके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना पैसा ले, चलो ठीक है, यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल को भी डाल देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में अगर आप देखो तो 2 तरह के होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो आपके लिए क्या है? कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, करेक्ट। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो भी आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। वेदर टू गिव एक्सेस क्रेडिट और वेदर नॉट टू गिव क्रेडिट, राइट। सो ये सारा प्रोविजंस आपका आता है। डिविडेंड डिसीजन में अगर आप चेक करो तो आपका एक ही चैप्टर आएगा, दैट इज़ योर डिविडेंड पॉलिसी। और हम डिविडेंड पॉलिसी में क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी गिवन, राइट। और फाइनेंसिंग में अगर आप बताओ तो यहाँ पे एक और आंसर आया है, मनीषा ने एक और पॉइंट बताया, लीवरेज, अब्दुल ने भी वही बताया, लीवरेज, ओके। मैं वही मैसेज पढ़ रहा हूँ जो मुझे को अभी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपने पहले भी किसी ने मैसेज किया, लाइक हाँ, हर्ष ने भी, स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ तो पता चल रहा है, हर्ष ने भी बताया है लीवरेज, ओके। सो ब्रॉडली आपके ये प्रोविजंस है, राइट, ओके। आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप क्या करते हो? व्हाट यू डू इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई अनम्यूट करके भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से अनम्यूट करके बोलो, मैं एडिट कर दूंगा, डोंट वरी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप क्या पढ़ते हो, या वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट? अरेंजमेंट ऑफ फंड विथ लोअर कॉस्ट, ओके। ये आप मुझे बताओ प्रीति, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ते हो या कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हो? ये आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि हम फंड्स को अरेंज करेंगे जिसमें हमारा ओवरऑल कॉस्ट क्या रहे, कम रहे, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम बस ये पता करते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेज है पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन पैसों को हम कहाँ से इकट्ठा करें और अगर इकट्ठा करते हैं तो क्या कॉस्ट होगा। सो दैट्स वाई वी स्टडी अबाउट केडी, केपी, केई, करेक्ट। सो वी ऑल स्टडी अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल कॉस्ट, यस। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं वेयर वी ट्राई टू फिक्स कि हम फंड्स को कहाँ कहाँ से अरेंज करें। should we take 100% debt, should we go for 100% equity, or should we have a combination of debt equity, or should we have a combination of debt equity and preference, or it should be equity and preference. So accordingly जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। काफ़ी हद तक ये डिसीजन लेने में आपको रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है क्योंकि उससे आप एनालाइज करते हो। देन वर्किंग कैपिटल भी इसी तरह से आ जाता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट लीवरेजेस, तो लीवरेजेस में आप क्या यहाँ पे करोगे? यू स्टडी अबाउट द रिस्क एनालिसिस। लीवरेजेस व्हाट? यू स्टडी अबाउट द रिस्क एनालिसिस, जो अगेन आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पर वो इम्पैक्ट करेगा। व्हाट यू स्टडी इन कैपिटल बजटिंग, कि सर हमने पैसा तो इकट्ठा कर लिया बट वो पैसा कहाँ लगाए, कौन से मार्केट में लगाए, ठीक है। मार्केट इन द सेंस कौन से प्रोजेक्ट में लगाए, उतना पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। तो आप सोच समझ के वो पैसा लगाते हो। प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। सो यू कैलकुलेट present value of the future benefits which you are going to derive by investing in a particular long term project today। और शॉर्ट टर्म के अंदर आप यहाँ पर क्या डिसाइड करते हो?
कि ऑन अ डे टू डे बेसिस जो आपका वर्किंग है, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था डेटर मैनेजमेंट, रिकवरी मैनेजमेंट, आप देखते हो वो फैक्टोरिंग, हम ये सब पढ़ते हैं कहाँ पर, वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करता है। और डिविडेंड पॉलिसी में वी सिंपली डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी पेड सो दैट द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो हैप्पी एंड द कंपनीज फाइनेंसिंग ऑल्सो डजंट गेट इम्पैक्टेड। और यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या रहे, मैक्सिमम मार्केट प्राइस रहे। सो आई सपोज आप लोगों ने ये ही पढ़ा है, ठीक है, आई डोंट वांट एनी फॉर्मूला और समथिंग, बट आप सब ने यही पढ़ा है एफएम के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में भी क्या करोगे, यही तो करोगे। What you are going to do in a financial strategy? So when you are going to draft a financial strategy, you are exactly going to do the same thing. आप यही सब चीज़ों को डिसाइड करोगे, फाइनेंसिंग डिसीजन, यू आर गोइंग टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यू आर गोइंग टू टेक डिविडेंड डिसीजंस, और ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, जब हम एफएम को अपना फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में सेट रखना, एंड यू विल बी एबल टू को रिलेट विद लॉट ऑफ द प्रोविजंस दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर एफएम। और आप अपने दिमाग में अब खुद ही स्ट्रैटेजी बनाते जाना कि आंसर लिखते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। सो द फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू सेवरल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो खुद ही ये बोल रहा है कि खुद ही बता रहा है, सेवरल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड सेंट्रल टू स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। Now these includes what? Acquiring the needed capital or the source of cap fund. तो ये आ गया आपका फंडिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन, देन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट्स, मैनेजमेंट एंड यूसेज ऑफ द फंड्स, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया, देन इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस, तो हम ये भी पढ़ेंगे। क्या आप लोगों को पोर्टफोलियो एनालिसिस भी है? क्या आप लोगों को पोर्टफोलियो एनालिसिस भी है? तो पोर्टफोलियो एनालिसिस भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। आई थिंक वो सीए फाइनल के अंदर आपको देखने को मिलता है। नो, हाँ वो सीए फाइनल के अंदर आपको होगा। सो पोर्टफोलियो एनालिसिस, so you evaluate the worth of the business also. Now strategists needs to formulate what strategies in these areas so that they are implemented. Some of the examples of the decisions that may require financial and accounting policies are, आप ये देखो, to raise capital with short term debt, long term debt, preferred stock और common stock. So again आपका आ गया, आप करंट लाइबिलिटीज़, ये आपका आ गया नॉन करंट लाइबिलिटीज़, कहाँ से रेज करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स। देन टू लीज और बाय द फिक्स एसेट्स, आ गया कैपिटल बजटिंग, लीजिंग डिसीजंस, राइट, यहाँ पर आया। देन टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड डिसीजन। देन टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट्स योर रिसीवेबल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल में आप जो देखते हो रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये आ गया। देन टू एस्टैब्लिश सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट्स विद स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी आ गया आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट। समथिंग आपने एफएम में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, 2/30 नेट, ऐसे करके आपने देखा, कुछ इस तरह से करके आता है, राइट। सो ये आपका आ गया। देन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी केप्ट इन द हैंड, सो ये आपका कैश मैनेजमेंट, राइट। सो ये सारे आपके प्रोविजंस हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अलग से ये सब पढ़ाने का ज़रूरत है, या आप ऑलरेडी एफएम में फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पढ़ के आ चुके हो? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन द एफएम। ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट, आपको स्ट्रक्चर करके अपने आंसर को लिखना है। मतलब ये तो अगर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँ तो भी आप आंसर लिख सकते हो, एंड आई एम वेरी श्योर आप इससे ज़्यादा लिख सकते हो। इन्होंने तो खाली 6 पॉइंट्स बताए, आप यहाँ पर ऐसे कम से कम 10 से 15 पॉइंट खुद ही लिख लोगे। अब आप अपने दिमाग में बस खाली यही सेट रखना कि एफएम के प्रोविजंस आपके दिमाग में सेट रहे, और आप उसको ध्यान में रखते हुए आंसर्स को लिखो, तो आपको सही रहेगा। ये आप सिंपली यहाँ पर क्या करना, इन चीज़ों को याद रखना। और अब आप देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अक्वायरिंग कैपिटल टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, सोर्सेज ऑफ फंड। सो बेसिकली हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन। हम यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं। सो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफन रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स additional capital. Now besides net profit from the operations and the sale of assets, two basic sources of capital for an organization are what, they are debt and equity. Most common आपको debt और equity मिलेगा। Now determining an appropriate mix of debt and equity
in a firm's capital structure can be vital to strategy सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. आई एम वेरी श्योर आप सब ने वो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते वक्त एक वो लिस्ट पूरा बनाया होगा जिसको मैं बोलता हूँ EBIT EPS एनालिसिस, राइट. वो EBIT से लेके आप EPS तक कैलकुलेट करते थे, राइट. तो आप देखो EBIT सेम होने के बाद भी अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका EPS अलग होता था और आप फिर EPS को P रेशो से मल्टीप्लाई करते थे और आपके पास आता था MPS. यस और नो. अब ये MPS भी बहुत सारे कंपनीज में अलग अलग हो जाता था. सो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेट और इक्विटी दो कॉमन सोर्स तो है, बट इसमें से कितना डेट कितना इक्विटी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज द काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यू हैव दैट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू इम्पैक्ट योर EPS, एंड दिस EPS once multiplied with P ratio will give you MPS, and your MPS is what? It is the valuation of the company. So हर कंपनी चाहेगा उसका EPS मैक्सिमम हो या उसका MPS यहाँ पर मैक्सिमम हो. So this is how it goes. Now theoretically an enterprise should have enough debt in its capital structure to boost its return on investment. Now what does this mean? You should have enough debt in the capital structure to boost the return on the investment. If you have checked, आपने यही वाला चैप्टर जब पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि ज़ीरो डेट में उतना रिटर्न नहीं आता. ज़ीरो डेट में उतना रिटर्न नहीं आता. क्यों रिटर्न नहीं आता? आई एम वेरी श्योर एक क्वेश्चन आपने कुछ ऐसा सॉल्व किया होगा जिसमें डेट इक्विटी का वो ऐसे रहता है रेशो, 0% डेट 100% इक्विटी. ऐसा आपने एक चार्ट बनाया होगा 10-90, ऐसे ऐसे करते करते ये 100 हो जाता था और ये 0 होता था, करेक्ट. और फिर उसमें वो एक ग्राफ था, वो ग्राफ ऐसे ऐसे गिरते हुए फिर ऐसे ऊपर हो जाता था. तो एक ये वाला पॉइंट आप बोलते थे दिस इज द ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स, करेक्ट. तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आपका रिटर्न अच्छा जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम होने लग जाता था. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो आपका वैक बेसिकली आप यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करते थे. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू हैव द इनफ डेट आपको रखना ज़रूरी है, थोड़ा डेट आपको रखना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन बूस्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. बट अगर आप फिलहाल चेक करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इमीडिएटली अभी एक न्यूज़ आया था दैट रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बिकम व्हाट, यस इट हैज़ बिकम डेट फ्री, करेक्ट. तो रिलायंस ने अपने आप को डेट फ्री क्यों बनाया? बिकॉज आज की डेट में अगर आप चेक करो, जितने भी कंपनीज हैं, बड़े कंपनीज जो डूब गए, उनके लिए यही एक प्रॉब्लम था, डेट. वो अपने आप जेट एयरवेज को देखो, उधार में मरा. किंगफिशर एयरलाइंस उधार में मरा. फिर अगर आप चेक करो रिलायंस उधार में मरा. उधार मतलब हाँ उधार लिया, पैसे का साइफनिंग वो बात और है, बट उधार में मरे. आप अनिल अंबानी को चेक करो, डेट में गया, करेक्ट. सो आप जितने भी बड़े कंपनीज को देखोगे, हर कंपनी किस में जा रहा है, डेट में जा रहा है. इनफैक्ट अगर आप कॉक्स एंड किंग्स को देखो, आई थिंक इट वाज कॉक्स एंड किंग्स, वो भी बेचारा किस में गया, डेट में मरा. थॉमस कुक डेट में, थॉमस कुक नॉट कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक बेचारा किस में फंसा, डेट में फंस गया. सो दिस इज वाई रिलायंस हैव मेड इट इट्स कंपनी एज या डेट फ्री. सो दिस इज टू बूस्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अप्लाइंग डेट टू द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्टेड अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ द डेट. अच्छा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. आपने देखा, ये आपने टर्म पढ़ा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसमें हम क्या बोलते थे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है और जो रिटर्न है वो ज़्यादा है. ठीक है, रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हो. सिंपल अगर आप चेक करो तो 100 रुपया है, मैं उधार लेता हूँ, मेरे को उसको इंटरेस्ट पे करना है, 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है, बट इस 100 रुपये को लगाकर मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं 25 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ. ना इन दिस केस मुझे क्या हो जाएगा, 15 रुपये का नेट में गेन हो जाएगा. एंड दिस इज अगेन कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सो यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाएगा आपका. देन अगर आप यहाँ पे देखो, इन लो अर्निंग्स पीरियड टू मच डेट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन कैन एंडेजर स्टॉक होल्डर्स रिटर्न. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क. देखो लीवरेज के बारे में बात होने लग गया. इसने कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शुरू किया और कैपिटल स्ट्रक्चर पे अब लीवरेज के ऊपर आ गया. दैट इन दिस पीरियड, राइट, अगर अर्निंग्स कम हो तो आपका डेट तो फिक्स रिटर्न है, ठीक है, उसके ऊपर तो आपको फिक्स पे करना ही पड़ेगा सर्विस कॉस्ट. सो इन दैट केस आपका शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा. एंड उसमें इट कैन ऑल्सो जेपरडाइज द कंपनीज सर्वाइवल. मेनी डेट रिटर्न रियल एस्टेट कंपनीज फाइंड वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ रिसेशन.
फिक्स डेट ऑब्लिगेशन जनरली मस्ट बी मेट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आप चेक करो, अभी कोविड-19 चल रहा है तो भी इंटरेस्ट तो पे करना ही है, करेक्ट। आप इंटरेस्ट से पीछे नहीं हट सकते, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये जाता है। फिर आप देखो, दिस डज नॉट मीन दैट द स्टॉक इशुएंस आर ऑलवेज बेटर देन debt for raising capital. Sometimes special stocks are issued to finance the strategy implementation, ownership and control to the enterprises are also diluted. तो जैसे जैसे आप इक्विटी को इशू करते हो उसमें क्या होता है, आपका ओनरशिप वहाँ पर डाइल्यूट हो जाता है. So this can be a serious concern in today's business environment in case of hostile takeover, mergers and acquisitions. तो hostile takeover क्या होता है, जब आपके कंपनी को ज़बरदस्ती कोई खरीद लेता है. मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी का नाम, गूगल करके आप उसके बारे में पढ़ना, जेस्को कॉरपोरेशन. और जेस्को कॉरपोरेशन का होस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट किया था किसने, अभिषेक बाजोरिया. आप ये चेक करना, यू विल जस्ट सी कितना मस्त तरीके से अभिषेक बाजोरिया ने 6 महीने में मस्त पैसा छापा, ठीक है. इसके अलावा अगर रिसेंट में आप चेक करो, लास्ट ईयर माइंड ट्री का टेक ओवर किया था. लास्ट ईयर माइंड ट्री का टेक ओवर किसने किया, L&T, करेक्ट. सो L&T ने माइंड ट्री का टेक ओवर कर लिया, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. देन द मेजर 4 फैक्टर्स रिगार्डिंग विच स्ट्रेटजीज आर टू बी मेट आर व्हाट इट इज, योर कैपिटल स्ट्रक्चर, देन प्रोक्योरमेंट ऑफ द कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स, योर रिजर्व्स एंड द सोर्सेस surplus which you have as the sources of fund, and the relationship, kind of relationship you have with your lenders, बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि अगर आपके ये जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये अगर आपको उधार नहीं दे या आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं करे, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं दे, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे जेट एयरवेज के साथ हुआ था. सो दिस इज देयर. फिर आप देखो, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ फंड आर इंपॉर्टेंट सिंस दे डिटरमाइन हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल फॉर द implementation of the strategies. Now organizations have range of alternatives regarding the sources of fund. Now while one company may rely on the external borrowing, other may follow a policy of internal financing. ये इस समय रिलायंस कर रहा है, ये रिलायंस कर रहा है इस वक्त कि हम क्या करेंगे, टोटली अपने खुद के पैसे को लगाएंगे, हम बाहर के पैसे पे रिलाई नहीं करेंगे. देन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बजट्स आप प्रिपेयर करते हो, ये आपने शायद अकाउंट्स में देखा होगा, FM में भी आता है, FM में भी आता है और ये अकाउंट्स में भी आता है. और जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के लिए जिन्होंने शुरू कर दिया, आर्टिकलशिप जिन्होंने शुरू किया, आप लोगों ने देखा होगा बैंक्स के अंदर आप भेजते हो अपने प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, आप बैंक्स में अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भेजते हो, राइट. So projected or pro forma financial statement analysis is a strategy implementation technique because it allows an organization to examine the expected result of the various actions and approaches. तो ratio analysis जो आप करते हो वो आप किसके थ्रू करते हो, you do it through the projected financial statements, right. And this type of analysis is used to forecast the impact of various implementation decisions. For example, to increase the promotion expense by 50% to support a market development strategy, or to increase the salary by 25% to support market penetration strategy, or to increase the research and development expenditure by 70% to support product development, or to sell common stock to raise capital for diversification. ये क्या किया, ये रिलायंस ने किया है. आप चेक करो, रिलायंस ने एग्जैक्टली यही किया है, राइट. दिस इज व्हाट इज डन बाय रिलायंस. आप देखो, सऊदी अरामको को बेचे, चाहे फेसबुक को स्टेक बेचे, ये सब क्यों बेचा उन्होंने, ताकि उनको पैसा मिल जाए और इस पैसे से वो क्या करे, बिजनेस में लगाए. अपेक्षा ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा, प्लीज रिपीट होस्टाइल टेक ओवर. देखो, अगर मैं बात करता हूँ टेक ओवर्स का, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टेक ओवर का, तो उसमें क्या होगा, देयर इज वन कंपनी ए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेट्स से इट्स द अक्वायरर कंपनी, एंड देन यू हैव दिस अनदर कंपनी टी विच इज द टारगेट कंपनी. सो अक्वायरर इज बेसिकली द बायर कंपनी एंड द टारगेट इज बेसिकली द सेलर कंपनी, ठीक है. अब ये जो टेक ओवर आप करते हो, तो 2 तरीके से टेक ओवर हो सकता है. एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, जिसमें ये जो टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, ये क्या करेंगे, ये बायर के साथ नेगोशिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचते हैं. दे इंश्योर कि ये कंपनी इनको बिक जाए. कुछ जगह क्या होता है, द सेलर कंपनी डज नॉट वांट टू सेल द कंपनी, बट बायर फिर भी उसके कंपनी को ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है, ठीक है.
सो इन दैट केस उसको हम क्या बोलते हैं, होस्टाइल टेक ओवर। जैसे ये जेस्को कॉरपोरेशन है, जेस्को कॉरपोरेशन के प्रमोटर्स कंपनी को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन अभिषेक बाजोरिया ज़बरदस्ती कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता था। सो व्हाट डिड अभिषेक बाजोरिया डू, उसने होस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट किया, मार्केट में जाके बोला मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, आप जो जो मेरे को पैसा दोगे, मतलब बेसिकली आप जो जो मेरे को इस कंपनी का शेयर्स पकड़ाओगे मैं आपको पैसे पकड़ाते जाऊंगा। और लोगों ने क्या किया, शेयर्स बेचना शुरू कर दिया अभिषेक बाजोरिया को। बट अल्टीमेटली वो टेक ओवर कर नहीं पाया था। बट आप स्टडी करो क्यों नहीं कर पाया था, मैं सस्पेंस आपका नहीं तोड़ूंगा, जस्ट गो एंड स्टडी यहाँ पर क्या हुआ था। सेम वे एल&टी और माइंड ट्री में क्या हुआ था, माइंड ट्री के शेयर होल्डर्स जो थे, जो प्रमोटर्स थे, वो अपने कंपनी के शेयर को बेचना नहीं चाहते थे एल&टी को, लेकिन एल&टी ने क्या किया, वीजी सिद्धार्था जो कि सीसीडी के ओनर थे, उन्होंने माइंड ट्री के अंदर कुछ स्टेक रखा हुआ था, सम 18% स्टेक वाज देयर। उन्होंने जाकर वो 18% स्टेक किसको बेचा, एल&टी को बेचा। अब उन्होंने क्यों बेचा, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। फिर एल&टी ने जाकर स्ट्रेट अवे क्या, मार्केट से कुछ शेयर्स परचेज किया और ओपन ऑफर दिया, एंड आई थिंक माइंड ट्री के अंदर उनका 63 या 66% स्टेक हो गया है। अब हुआ क्या, जैसे माइंड ट्री के अंदर एल&टी का 66% स्टेक हो गया, तो जो उनके ओरिजिनल ओनर्स थे या ओरिजिनल जो प्रमोटर्स थे, अब वो यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं रहे, अब एल&टी उसका होल्डिंग कंपनी बन गया, वो उसका प्रमोटर बन गया है। सो कई बार डेट्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, राइट। हाँ सर्वेश, अभी तक रिलायंस सऊदी अरामको का डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ, इट इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड। बट जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि रिलायंस बेसिकली अभी जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है वो यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है कि वो अपने शेयर्स को बेच के इट इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि उनको मैक्सिमम पैसा यहाँ पर मिल जाए। फर्दर अगर आप देखो नियरली और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर, तो देखो जैसे मैंने बताया बैंक्स में ये जाता है, सो ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रिक्वायर व्हाट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेनेवर अ बिजनेस सीक्स अ कैपिटल। तो बैंक्स में आप यहाँ पर भेजते हो, बैंक्स के अंदर जब आप लोन लेने के लिए जाते हो तो वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टर से जब पैसा रेज करने के लिए जाते हो तब भी आप क्या करोगे, आप फ्यूचर के लिए उनको आप बताओ कि ये प्रोजेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग जो आप बेसिकली करते हो, कैप बजटिंग जो आप बेसिकली करते हो, कैप बजटिंग आप इन्वेस्टर्स के लिए करते हो, राइट। सो प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, देखो ये आ जाता है आपका a pro forma income statement and a balance sheet allows an organization to compute what, the projected financial ratios under the various strategy implementation scenarios. Now when compared to the prior years to the industry, ये देखो financial ratios provide a valuable insight to the feasibility of the strategy implementation and approaches. Now primarily as a result, the governance challenges companies today are facing much more diligent in preparing the प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रीजनेबली रेदर देन टू ऑप्टिमिस्टिकली। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि आपको उसको रीजनेबली बेसिस पे बनाना है, न कि ऑप्टिमिस्टिकली। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मैं अपने दिमाग में ऐसे ही लगा रहा हूँ कि देखो फर्स्ट ईयर तो मेरे को 500 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उसके अगले साल तो डबल हो जाएगा, 1000 क्लाइंट्स मिलेंगे, उसके अगले साल और डबल हो जाएगा, 2000 क्लाइंट्स हो जाएंगे, उसके अगले साल मेरे 4000 क्लाइंट्स हो जाएंगे। एक क्लाइंट से मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस लूँगा तो ये देखो मेरे को 5 करोड़ का रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में जनरेट हो जाएगा ना। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस नंबर, राइट। अब ये नंबर्स जब आप प्रिपेयर करते हो तो ये नंबर प्रिपेयर करते वक्त आपको देखो क्या होना चाहिए, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज फाइन, ऑप्टिमिस्टिक तो आपको होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ऑप्टिमिज्म से काम नहीं चलता, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप जंगल में चले गए, सामने शेर आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं आंख बंद करके ऐसे बोलो पॉजिटिव हूँ कि देखो भाई मैं तो यहाँ हुई नहीं, जंगल में तो शेर है ही नहीं, मुझे तो कोई खाएगा ही नहीं, ठीक है ना। इन दैट सिनेरियो दैट इज नॉट ऑप्टिमिज्म, दैट इज स्टुपिडिटी। यू विल हैव टू टेक सम रीजनेबल स्टेप सो दैट you are not basically you don't become the food for the tiger, right, or the lion, right, you don't become a prey, right. in that case optimism काम नहीं करता। तो जब आप यहाँ पे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो यहीं पर आता है ना। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैं आपको बताऊंगा
I am also going to become a registered valuer. Okay, so once the lockdown gets over, I'll give that registered valuer का exam, and if I clear, so chances है उसके clear होने के, so if I clear that, I'll become a registered valuer. तो मैं बताता हूँ, जब हम registered valuer बनते हैं ना, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे academic और practically आपको एक challenge आएगा. हम लोग उस दिन ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने दो सीनियर्स के साथ में ये कोर्स कर रहा हूँ. वन ऑफ माय फ्रेंड, हमने साथ में जो CS क्लासेस हमने साथ में किया था, CPT लेवल तक का जो फ्रेंड है, राइट, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि देख भाई कर तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चैलेंज आने वाला है. क्लासेस वगैरह तो हो गया, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, बट प्रैक्टिकली बहुत चैलेंज आएगा. बिकॉज जब हम एकेडमिकली पढ़ते हैं तो आपको देखो, मैंने अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए बोला तो क्या तकलीफ है आपको? आपको सब तो बता दिया है वहाँ पे क्वेश्चन में कि ये देखो, ये ईयर 1 के एंड में इतना कैश फ्लो आएगा, ईयर 2 के एंड में इतना कैश फ्लो आएगा, ईयर 3 के एंड में इतना कैश फ्लो आएगा. इन सब का आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है. मोस्ट एट द मोस्ट आपको क्या होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको देगा नहीं, वो कैलकुलेट करवाएगा. या फिर ये जो कैश फ्लो है, ये स्ट्रेट अवे कैश फ्लो नहीं देके आपको वो EBIT देगा और अगर इन्फॉर्मेशन देगा. बट फिर भी EBIT तो पता है, ये तो आप निकाल ही सकते हो. प्रॉब्लम प्रैक्टिकली कब आएगा? जब आपको खुद को डिसाइड करना होगा क्या EBIT होगा, राइट. आज तो मैं आपको बोल सकता हूँ, एकेडमिकली अगर हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ आफ्टर 1 ईयर 1 लाख रुपीज विल बी देयर. प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं बोल सकते आफ्टर 1 ईयर 1 लाख रुपीज विल बी देयर. प्रैक्टिकली आपको इसका बेसिस देना पड़ेगा. व्हाई डू यू थिंक 1 लाख रुपीज विल बी देयर? सो दैट इज वेयर वी से दैट यू नो, वेन एवर यू प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you should be what, you should be reasonable. और इसीलिए अगर आप कैपिटल बजटिंग के अंदर चेक करो, ठीक है, इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग एक और आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सिनेरियो एनालिसिस. तो सिनेरियो एनालिसिस में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अगर बेस्ट मार्केट सिनेरियो रहा तो आज से 1 साल के बाद ये कैश फ्लो होगा, नॉर्मल मार्केट सिचुएशन रहा तो ये कैश फ्लो रहेगा, और अगर वर्स्ट मार्केट सिनेरियो रहा तो आपको ये कैश फ्लो रहेगा. और फिर आप प्रेजेंट वैल्यू अकॉर्डिंगली निकालते हो, राइट. आप और उस ये भी बता देता है कितना कितना परसेंटेज है. बोला बेस्ट के चांसेस होने के 40% है, ठीक है, वर्स्ट के होने के 20% है, और नॉर्मल रहने के 40% है. सो दिस वे यू कैलकुलेट द कैश फ्लोज. है आप लोगों को ये सिनेरियो एनालिसिस? आई थिंक CA फाइनल में तो है. CA फाइनल का तो मुझे भी याद है, मेरा पढ़ा हुआ, बट आई डोंट नो अभी आप लोगों को है कि नहीं. अच्छा है ये सब, हाँ. सो ये आप क्या करते हो, दिस इज अगेन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी व्हाट, रीजनेबल इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. हाँ, रिस्क बजट एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहता है, एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग हियर, दैट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है. तो आप क्या करते हो, हर सिनेरियो एनालिसिस यहाँ पर आप रखते हो, सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क बजट एनालिसिस, राइट. आगे देखो, a financial budget is also a document that shows how the funds will be obtained, ठीक है, and it will be spent over the period of time. यही होता है बजट जब आप बनाते हो, यही होता है. आप कैश बजट बनाते हो, उसमें यही आता है आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज, और आप बता देते हो कि यहाँ इनफ्लो रहेगा, ये इनफ्लो रहेगा, इतना रेंट पे करेंगे, इतना होगा. तो ये आपका वो कैश बजट. नाउ एनुअल बजट्स are the most common budgets, although for a period of time the budgets can range from 1 day to even more than 10 years. Fundamentally, financial budgeting is a method of specifying what must be done to complete strategy implementation successful. Then financial budgeting should not be thought as a tool of limiting the expenditure, but it is rather as a method of obtaining a productive and profitable use of organizational resources. So financial budget का ये मतलब नहीं है कि आप अपने खर्चों को कम करो, बस खाली वो ये बता रहा है कि अगर आपको पता है इस महीने सपोज आप चेक करो, अभी कोविड-19 फंड चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है. कोविड-19 सिचुएशंस में मुझे पता है पेमेंट्स आर गेटिंग डिलेड, ऑल द पेमेंट्स आर गेटिंग डिलेड. सो मैं इस समय, वैसे तो मेरे को बहुत कुछ चीज़ें परचेज करने का मन कर रहा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड सी कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, अभी फ़िलहाल डेफर कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन, ओके, सो आई मे से दैट एक बार अभी मैं मोबाइल फ़ोन को नहीं लेता हूँ, एक बार पेमेंट्स टाइम पे आ जाए फिर मैं मोबाइल फ़ोन को ले लूँगा. क्योंकि अगर मैंने लमसम पे मोबाइल फ़ोन ले लिया और बाद में पेमेंट्स नहीं आए, सो देयर कैन बी सम कैश इंसॉल्वेंसी सिचुएशन जैसा हो सकता है कि एक बार का मेरे पास कैश ही नहीं है हाथ में.
या फिर अगर मैंने सपोज करो उसको ईएमआई पे परचेज लिया और टाइम पर मेरे को पेमेंट नहीं मिला, तो मेरा ईएमआई तो टाइम पर ही जाने वाला है, इनफ्लो नहीं होगा, सो अगेन देयर कैन बी सम पेनल्टीज एंड ऑल, तो इस तरह से रिस्क हो सकता है। सो जो फाइनेंशियल बजट होता है वो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर देता है। तो ये लाइन जो दिया हुआ है उसका यही मतलब है। फर्दर अगर आप देखो, फाइनेंशियल बजट्स कैन बी व्यूड एज अ planned allocation of the firm's resources based on the forecast of future, very very true। फिर आप देखो, there are several types of budgets which are used now। अब आपको फिर से थोड़ा कॉस्टिंग की क्लास का याद आएगा। कैश बजट, ऑपरेटिंग बजट, सेल्स बजट, आई नीड नॉट टीच यू ऑल दीज। प्रॉफिट बजट, फैक्ट्री बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंस बजट, डिविजनल बजट, करेक्ट, वेरिएबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट्स, ये सब आपने ऑलरेडी अपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा है। सो दीज टाइप ऑफ बजट्स आर देयर। सो आप इसको यहाँ पर चेक करोगे, अलग अलग बजट्स आप बनाते हो। देन बजट्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन। वाई? बिकॉज बजट्स को बनाना दे आर रियली कम्बरसम मीन्स इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड इसमें कई बार एक्सपेंस भी लगता है क्योंकि आप एक्सपर्ट को हायर करते हो जो बेसिकली आपके लिए क्या करता है, यहाँ पे बजट्स बनाता है। नाउ फ्यूचर ओरिएंटेड ये जो प्लानिंग होता है ये कौन करते हैं? ये एफआरएम वाले जो लोग होते हैं ना, ये करते हैं। सीएफए, एफआरएम, जो फाइनेंशियल एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उनको आप यहाँ पे बुलाते हो। एक्चुरीज वालों को बुलाते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, आपके एक्सपेंसेस और को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं यहाँ पे ना। ओवर बजटिंग, आप ये देखो, ओवर बजटिंग एंड अंडर बजटिंग कैन कॉज अ प्रॉब्लम। और आगे क्या बताया है, समटाइम्स फाइनेंशियल बजट कैन बिकम substitute for objectives। A budget is a tool and not the end itself, right? And then the budget can also hide the inefficiencies if budget is solely on the precedent rather than on the periodic evaluation of the circumstances and standards। अब मुझे बताओ, किसी ने जनवरी में अगर कोई कैश बजट बनाया होगा, आज की डेट में वो जो बजट है वो तो पूरी तरह से वॉइड हो गया। आप मुझे बताओ, वो बजट तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो प्लान किया होगा मार्च में ऐसे आएगा, अप्रैल में ऐसे कैश फ्लो आएगा, फेब में वैसे आएगा, राइट, अलग अलग, मई में इस तरह से आएगा, जून में ऐसे आएगा, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। आपने जो सोचा था क्या से क्या हो गए देखते देखते। सो दिस इज अगेन बजट्स में आपके साथ ये भी हो सकता है, इट कैन हाइड द इनएफिशिएंसीज, राइट। देन बजट्स आर समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेनी दैट रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, एब्सेंटिज्म, हाई टर्नओवर। ये क्या हो जाता है, रिजिड बना देता है। ये कई बार आपके बजट्स को ना, बजट्स कई बार यहाँ पर वो रिजिड बना देते हैं। सो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दिस कंसर्न, मैनेजर्स शुड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन प्रिपेयरिंग द बजट्स। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आ गया आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो अब आप पैसों को कहाँ पर लगाओगे उसके ऊपर बात हो रहा है। सो इट सेज दैट प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द यूसेज ऑफ फंड्स डील विद द इन्वेस्टमेंट्स or asset mix decisions, right? Same thing. Now the important factors regarding which plans and policies are to be made, आप ये देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितने फिक्स एसेट्स आपको अक्वायर करने हैं, करंट एसेट्स का क्या लेवल रहेगा, लोन्स एंड एडवांसेस कितना देना है, डिविडेंड डिसीजंस कितने होंगे, क्या रहेगा, एंड रिलेशनशिप्स विद योर शेयर होल्डर। सो इफ़ यू सी, एयरटेल जो है, एयरटेल ने अपने लिस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट 8 ईयर्स तक डिविडेंड पे नहीं किया था। क्यों नहीं पे किया? उन्होंने बोला अभी 2G लाइसेंस लेना है, 2G से निकले 3G लाइसेंस लेना है, राइट। सो उन्होंने बोला हम कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने आपको डिविडेंड पे कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर हमें लाइसेंस खरीदते वक्त उधार लेना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट फ्यूचर में उससे कम हो जाए। सो आपको कस्टमर, अपने आपके जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो आप इसको ऑटोमेटिकली क्या कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे। अपने कस्टमर्स, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको आप कन्विंस कर पाओगे। सर एसएम में एफएम का रिविजन चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, एफएम और एसएम सब्जेक्ट भी तो एक साथ ही जुड़ा हुआ है ना आपका, एफएम एंड एसएम, नहीं? आप देखो पूरा इंटरलिंक्ड है ये आपका दोनों सब्जेक्ट, करेक्ट, ये प्रॉपरली इंटरलिंक्ड है। रैदर अगर मैं आपको बताऊं, कोई अगर तमीज़ से पढ़े ना, मतलब ये चीज़ मैंने 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद रियलाइज़ किया, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंटर में और फाइनल में सब इंटरलिंक्ड है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, वट एवर यू स्टडी। आई हैव अगेन रिसेंटली आई स्टार्टेड टीचिंग सीए फाउंडेशन को लॉ, तो उनको मैं वही बताता हूँ कि देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक अभी यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। 76 से लेके 123 आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया, ठीक है, वो आप अभी पढ़ रहे हो यहाँ पर, अगेन सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो। फिर 124 से लेके
238 तक आप सीए इंटर में पढ़ोगे एंड 239 से लेके आई थिंक 266 कितना था ये पार्टनरशिप बन गया, तो ये भी आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो। सेम वे अगर आप अपने कंपनी लॉ को चेक करो, कंपनीज एक्ट को चेक करो, तो कंपनीज एक्ट का बेसिक्स आपने कहाँ पे पढ़ा? अपने फाउंडेशन में। इंटर में अगर आप देखो तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक आप पढ़ रहे हो, और फाइनल में आप देखो सेक्शन 149 से लेके 470 तक आप पढ़ते हो। सो यार सब्जेक्ट्स आर वेरी मच लिंक्ड। और मैं एक जगह आई ऑल्सो टीच कंपनी लॉ, राइट, सीए इंटर का मैं बता रहा हूँ, आई टीच कंपनी लॉ एंड एट द सेम टाइम आई टीच देम कंपनी अकाउंट्स ऑल्सो। तो ये एक बैच में मैंने जब पढ़ाया था तो स्टूडेंट्स बोले कि सर आप लॉ पढ़ा रहे हो तो अकाउंट्स कैसे पढ़ा सकते हो? आप विश्वास नहीं करोगे, उस बैच में जो लर्निंग था दैट वाज लाइक ऑल टुगेदर एट अ डिफरेंट लेवल। क्योंकि मैं क्या करता, मैं जैसे उनको बोनस इशू पढ़ाया, ठीक है, सो सेक्शन 63 उनको पढ़ा दिया, उसमें सीएस के स्टूडेंट्स भी थे, तो 63 पढ़ाया। इमीडिएटली जो सीएस वाले स्टूडेंट्स थे उनको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ा दिया रिगार्डिंग बोनस, और इन्हीं दोनों को इंटरलिंक करके हाथों हाथ उनको मैंने कंपनी अकाउंट्स के प्रैक्टिस भी करवा दिए। अभी हुआ क्या, बोनस उनके दिमाग में, अब आपके लैंग्वेज में अगर बोलो थ्योरी तो थ्योरी, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल, सब मस्त उनको लिंक हो गया यहाँ पर। और कोई भी डाउट आया तो वो आपका समझ में। अब ये इंटरलिंक में क्यों कर पाया? बिकॉज, और इसी तरह से सेम आप कुछ भी चेक करो, आपका बोनस इशू, आपका बाई बैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, एवरीथिंग गॉट इंटरलिंक दिस वे। तो उनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर था ना, काफ़ी सब्जेक्ट्स, एसएम भी उनको मैंने पढ़ाया था, तो उनका मैंने ना इस तरह से स्ट्रक्चरिंग कर दिया था कि मैं इस दिन ये करके पढ़ाऊंगा। दिस वे आई यूज टू इंटरलिंक। तो यहाँ पर जैसे भी आता था यूज टू स्टडी दिस वे, तो लर्निंग्स आपका ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि देखो एफएम को अब दिमाग में रखो, तो आपको ये डिफिकल्टी लग ही नहीं रहा, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अगर सिर्फ आपने इसको एक रीडिंग भी दे दिया, आई एम वेरी श्योर एग्जाम में आप इसका आंसर लिख सकोगे, राइट। देन आप यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन परसुएशन ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज टिपिकली रिलेटेड टू इंक्रीज इन द कैपिटल, राइट, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट्स। सो फिर यहाँ पे इफ प्लान्स एंड पॉलिसीज आर नॉट क्लियर द यूसेज वुड बी इनएफिशिएंट। अब बताओ ये क्या कोई रॉकेट साइंस है? नो। प्लान्स एंड पॉलिसीज अगर नहीं होंगे तो और ऑब्वियस सा बात है वो आपका इनएफिशिएंट होगा, और इनएफिशिएंटली अगर आप काम करोगे इट विल ऑल्सो लीड टू रिजल्ट्स इन लॉसेस एंड आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज नहीं रहेगा। आज का अगर मैं आपको बताऊँ, सो आई हैव मेड अ, 3-4 दिन से मैंने आपको जैसे बताया था मेरा टाइम टेबल बिल्कुल अजीब सा जा रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि टाइम बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है मेरा। सो व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट नोटेड डाउन मेरा क्या क्या काम है, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने प्रायोरिटी में रखा। आई थिंक एक स्टूडेंट को मैंने बताया भी था, विशाल, आई थिंक यू वाज देयर, विशाल से मेरा बात हुआ, विशाल ने बोला था सर आपने मेरा पेपर चेक नहीं किया, तो मैंने विशाल को उसी दिन हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि देख विशाल सबसे ऊपर तेरा ही नाम लिखा हुआ है, बिकॉज तेरे से पहले जितनों ने भी मेरे को भेजा था आंसर्स, मैंने उनका आंसर चेक कर दिया है, आपका आंसर मैंने चेक नहीं कर, मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाया था कि इनका आंसर मेरे को चेक करना है, तो आप लोगों के आंसर्स जो भी है वो मुझे जो चेक करने हैं। अब ये कैसे हो गया? बिकॉज प्लान्स एंड पॉलिसीज आपका बनाया हुआ है, जब नहीं बनाया हुआ था तो टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता था, तो दिस इज हाउ इट गोज। तो ये आपका एक सेम प्रोविजन है। देन द मैनेजमेंट ऑफ फंड इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, और आप अपने दिमाग में क्या रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ऑफ फंड में आप क्या डिसाइड करोगे, कैश क्रेडिट कितना देना, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक, देन द रिडक्शन एंड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, ये आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फंड के अंदर, राइट। सो बेसिकली इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड, योर इनफ्लोज and your outflows, and your outflows, so this is how it goes. Then the management of fund can play a very pivot role in strategy implementation at it aims at. So this helps you in what, or the aim is what, aim is for conservation and optimum utilization of the funds, okay. So ये जाएगा organizations that implement strategies of stability, growth, retrenchment cannot escape the rigors of the प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये अब एफएम में आपने नहीं सीखा है, ये प्योरली आपको एसएम का पॉइंट मिलेगा, सो डू नोट दिस। देन गुड मैनेजमेंट ऑफन क्रिएट्स व्हाट डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी बीइंग सक्सेसफुल एंड स्ट्रैटेजी नॉट बीइंग सक्सेसफुल। सो सिंपल, ये आपका पार्ट आ जाता है। जैसे इन द इंस्टेंस गुजरात अंबुजा सीमेंट, करंटली अ हाईली प्रॉफिटेबल सीमेंट कंपनी इन द कंट्री हैज अचीव्ड ट्रिमेंडस फाइनेंशियल सक्सेस प्राइमरीली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल,
right? The company has been particularly successful in maintaining low cost of the power, which is a major input in cement manufacturing, correct? Then financial plans and policies. So however the present dilemma before the management is, again यह जो आप यहाँ पे plans बनाते हो, इसके लिए एक मिनट चेक करो. Financial plans and policies, however, present a dilemma before the management. अब ये dilemma before the management क्यों होता है? यहाँ पर आ जाएगा आपका dividend decision. यहाँ पर आ जाता है आपका dividend decision कि हम कितना डिविडेंड बांटे, कितना डिविडेंड नहीं बांटे, कि शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर आपका खुश रहे. बिकॉज एंड दैट इज वाई इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिस्ट टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट between the management and the shareholders. So I gave you that example of Airtel, where Airtel had convinced its shareholder that हम डिविडेंड आपको पे नहीं करेंगे, पर हम आपके पैसे को जो आपको नहीं पे कर रहे उसको री इन्वेस्ट करके वी विल इंश्योर कि आपको क्या हो जाए, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाए. तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा. तो जब भी आप किसी शेयर में पैसा लगाते हो तो बेसिकली आप जब किसी भी कंपनी में शेयर को इन्वेस्ट करोगे तो दो तरीके का रिटर्न होता है. एक होता है कैपिटल गेन रिटर्न, एक होता है डिविडेंड रिटर्न. दोनों मॉडरेट तो भी चलेगा, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं तो भी चलेगा, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं तो भी चलेगा. अल्टीमेटली शेयर होल्डर को क्या चाहिए, उसको रिटर्न चाहिए. तो आप कुछ भी दे दो. तो एयरटेल ने क्या बोला, हम आपको ये देंगे, जीरो डिविडेंड, बट आपका कैपिटल गेन बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि हम आपके पैसे को जब री इन्वेस्ट करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट वेरी गुड वैल्यू. सो दिस इज व्हाट इज देयर, राइट. तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन के अंदर आ जाता है. टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विथ टुडेज लेक्चर, राइट. आप चेक करो आज के लेक्चर में लास्ट सेगमेंट पे अगर हम जाएं, इट इज इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस. सो इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस, अगेन अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, valuation of business. Now how do you value the business? There are different ways to value the business. अगर आप चेक करो तो आप मार्केट वैल्यू अप्रोच ले सकते हो, आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच हो सकता है, आप लिक्विडेशन वैल्यू ले सकते हो, आप कंपैरेबल्स को यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग कंपैरेबल्स जो रहता है आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो बेसिकली आप कैसे वैल्यू करते हो अब आपको इसके ऊपर पढ़ना है. So evaluating the worth of the business is central to strategy implementation because integrative, intensive and diversification strategies are often implemented by acquiring other firms, जिसको हम क्या बोलते हैं, inorganic. तो आपको valuation क्यों करना ज़रूरी है, एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है that why valuation is required. तो valuation दो तरीके के लिए आपको ज़रूरी है. जब आप फंड रेजिंग करोगे तब आपको valuation करना ज़रूरी है. जब आप लेट्स से अपने किसी बिजनेस को बेचोगे तो आपको वैल्यूएशन ज़रूरी है. सेम वे जब आप किसी बिजनेस को खरीदोगे तो आपको वैल्यूएशन ज़रूरी है, करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट गोज. सो अक्वायरिंग फर्म, सो अदर स्ट्रैटेजीज सच एज रिट्रेंचमेंट में रिजल्ट इन सेल ऑफ द डिविजन ऑफ इटसेल्फ. तो जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने बिजनेस को बेचोगे तब भी आपको चाहिए, और आप जब किसी और के बिजनेस को खरीदोगे तो भी आपको वैल्यूएशन ज़रूरी है. सो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर एवरी ईयर इन विच बिजनेसेस आर बॉट एंड सोल्ड, एंड इन ऑल दीज केसेस इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल वर्थ और द कैश वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज. आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, आने वाले 5 सालों के अंदर, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट area hoga of the practice, that is valuation. This is going to be one of the biggest area of practice, and this was one of the reason why I did this course. valuation वाला कोर्स मैंने किया क्योंकि अभी जैसे आपके पास 3 इंस्टीट्यूट्स है ना, CA, CS एंड CMA, बिल्कुल ऐसा ही एक आपका RVO भाई आ जाएगा. तो जैसे आप CA का कोर्स करते हो, CS का कोर्स करते हो, CMA का कोर्स करते हो 3 साल का प्रॉपर, जो आपका 3, 3.5, 4 साल का कोर्स होता है, वैसे ही फुल फ्लेजेड ये आपका बन जाएगा. जब तक ये तैयार नहीं हो रहा तब तक क्या ऑप्शन दिया हुआ है, CA, CS, CMA, लॉयर्स, ठीक है, जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, आई थिंक 5 नहीं, जिनका 3 साल या उससे ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है, वो क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूएशन का कोर्स करके, जो बेसिकली RVO यहाँ पे करवा रहा है, ये कोर्स करके 50 आवर का लेक्चर हमें अटेंड करना था. 50 आवर्स का ऑनलाइन लेक्चर आप अटेंड करो, उसके बाद में यू क्लियर दैट एग्जाम एंड यू विल गेट द मेंबरशिप ऑफ दिस RVO ऑटोमेटिकली, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, RVO. तो आप जाके देखना, ICAI का एक अपना RVO है, सेम वे ऐसे ही अपना ICSI का RVO है,
सेम वे ICMA वालों का भी अपना एक RPO है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा ना। यस, सो इस समय ये वाला कोर्स जो है ये आप नहीं कर सकते, ये आप कोर्स नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जैसे वी आर इनटू दैट, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का एक प्रिविलेज है कि वी ऑलरेडी हैव दिस 1 डिग्री प्लस हमारे पास वो वर्क एक्सपीरियंस है। सो वी कैन जस्ट, हमारे लिए एक शॉर्टकट एंट्री जैसा हो गया कि हमने 50 घंटे का ये कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कोर्स कर लिया या क्लासरूम लर्निंग हम लोगों ने फिनिश किया। आफ्टर दिस वी विल गिव दैट एग्जाम। वंस वी क्लियर दिस एग्जाम वी कैन कॉल आवर सेल्व्स एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। हम अपने नाम के आगे RV लगा सकते हैं, जैसे CA, हाउ आई यूज CS आनंद किनकानी, वैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे भी लगा सकता हूँ RV आनंद किनकानी, एंड दिस RV वुड स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जैसे आप कंपनीज एक्ट को चेक करो, आप सेबी रेगुलेशंस को उठाओ, आप फेमा को उठाओ, तो धीरे धीरे करके अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हर जगह आ जाएगा कि आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट चाहिए। सो वैल्यूएशन इज रियली गोइंग टू बी वन बिग एरिया वेयर यू विल बी प्रैक्टिसिंग। तो वहाँ पर ये बिजनेस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हर दिन आपको पैसे चाहिए तो वैल्यूएशन चाहिए। आप सिंपली चेक करो, फ्लिपकार्ट का आप देखते हो वैल्यूएशन निकलता है, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन होता है, तो फ्लिपकार्ट के वैल्यूएशन में वो क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट इज वैल्यूड एट $20 बिलियन। तो जब इन्होंने वॉलमार्ट ने स्टेक खरीदा था तो $20 बिलियन के करीब उनका वैल्यूएशन किया गया था। अब ये वैल्यूएशन क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें कोई पैसा फंडिंग कर रहा था। आप अपने बिजनेस को बेचते हो तब आप वैल्यूएशन करवाते हो, जब आप बाय करते हो तब वैल्यूएशन कराते हो। आप इनफैक्ट ये चेक करो, जब आप अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करोगे तब आप वैल्यूएशन कराओगे, जब आप अपने शेयर्स को डीलिस्ट करवाओगे स्टॉक मार्केट से तो भी आप वैल्यूएशन कराओगे। इफ़ यू सी, कल का ही न्यूज़ है, वेदांता रिसोर्सेज ने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया है, करेक्ट। सो वेदांता के डीलिस्ट के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, यू नीड अ वैल्यूएशन, बिकॉज जब डीलिस्ट कराओगे तो आप किस भाव पे शेयर्स खरीदोगे तो आपको वैल्यूएशन चाहिए, जब लिस्ट करवाओगे अपने आप को तो किस भाव पे शेयर बेचोगे तो आपको वैल्यूएशन चाहिए। सो वैल्यूएशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है दैट थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर एवरी ईयर, राइट, एंड इन दैट केस आपको वैल्यूएशन वहाँ पर क्या प्ले करता है, इट प्लेज अ वेरी पाइवट रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिटवीन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक मैंने ही पहले अनाउंस किया था, यस। सो अभी ये वेदांता का सक्सेसफुली डिलिस्ट हो चुका है, राइट। अब देखो पहला अप्रोच आपके पास क्या है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं मन मर्जी हिसाब से आप कर दो। यहाँ पर जो आपको अप्रोच अच्छा लगे वो आपने नंबर 1 अप्रोच किया। फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूइंग द कंपनी, it is what, it is determining the worth of the business on net worth या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अप्रोच, करेक्ट। अब नेटवर्थ कैसे निकालते हो, नेटवर्थ यू कैलकुलेट बाय द कॉमन स्टॉक, राइट, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, यही तो होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ इज व्हाट, नेटवर्थ इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस योर रिजर्व्स। ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट अप्रोच। तो पहला अप्रोच आपका यही होता है। इसमें आप कई बार क्या करते हो, गुडविल को ऐड करते हो, अगर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड एसेट है उसके हिसाब से। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का ना 2 तरीका है। ये वैल्यूएशन आपके सिलेबस में पहले था, अब आपके सिलेबस में हट गया है। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का 2 तरीका, आप देखो यहाँ आपको मिलेगा फिक्स एसेट्स, यहाँ आपको मिलेगा करंट एसेट्स, यहाँ पर आ जाएगा ओनर्स फंड और यहाँ पर क्या आ जाएंगे आउटसाइड कैपिटल, राइट। अब आप देखो नेटवर्थ 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, आइदर आई कैन से फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस योर आउटसाइड फंड्स। तो एक तरीका तो ये हो गया, या फिर मैं सीधा क्या बोल दूँ ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड में यहाँ पर क्या होगा, यू विल हैव इक्विटी शेयर कैपिटल एंड यू विल हैव योर रिजर्व्स, इन दोनों को, राइट। तो अगर आपको लगता है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, आउटसाइड फंड्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं है तो आप ये अप्रोच ले लो, ये वाला अप्रोच ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बुक में तो फिक्स एसेट 100 रुपये का है बट इसका मार्केट वैल्यू 500 रुपीज़ है, सो इन दैट केस यू विल गो बाय दिस अप्रोच, और इसी में फिर आप क्या करते हो गुडविल को भी ऐड कर देते हो, अकॉर्डिंगली यू वैल्यू द कंपनी। सो नेटवर्थ अप्रोच आपका ये वाला अप्रोच रहेगा, ओके। सेकेंड अप्रोच जो आपका होता है, सेकेंड अप्रोच में आप क्या करते हो, यू कैलकुलेट थ्रू योर नेट प्रॉफिट्स, यू कैलकुलेट थ्रू योर नेट प्रॉफिट्स। सो आप ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम योर सेकेंड अप्रोच टू वैल्यू द कंपनी, करेक्ट। तो व्हेन यू कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी बेसिकली आप निकालते हो, ये भी आपका एक अप्रोच बन सकता है। द सेकेंड अप्रोच टू वैल्यू द फर्म grows out of the belief that the worth of any business should be largely depend on the future benefits of the owners, which may derive through the net profits. So a conservative rule of thumb is to establish the business worth 5 times the current annual profit and 5 years annual average profit could be used. So यहाँ पर एक और अप्रोच आ गया, ये तो एनपीवी अप्रोच दिया, ये तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या होता है कि एक थंब रूल रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट इज 5x ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 5 टाइम्स अगर आप कर दोगे तो आपके कंपनी का वैल्यू आ जाएगा। इसी में आपने कई बार शायद ये भी सुना होगा इबिडा एनालिसिस, इबिडा वैल्यूएशन। तो आप इस तरह से बोलते हो इबिडा 5 टाइम्स और द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 5 टाइम्स द इबिडा। तो उसका क्या मतलब होगा, आप क्या करोगे, कंपनी के बैलेंस शीट से, रादर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी रहेगा आपका इनकम स्टेटमेंट, उससे आप कंपनी का इबिडा निकालोगे और उसको आप 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड स्ट्रेट अवे यू गेट योर वैल्यूएशन, स्ट्रेट अवे यू गेट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ये कहाँ से मिलता है, ये आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। सर इसको 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, वाई नॉट 4, वाई नॉट 3, वाई नॉट 6, वाई नॉट 10? सर मुझे तो मैक्सिमम वैल्यूएशन करना है, मैं तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 5 टाइम्स आपको कहाँ से मिलता है, ये 5 टाइम्स आपको मिलता है रिसर्च एनालिस्ट लोगों से, जो ब्लूमबर्ग और ये लोग जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं एंड आफ्टर डूइंग इंडस्ट्री एनालिसिस वो ये बोलेंगे कि भाई हर सेक्टर का अलग होगा, हर सेक्टर का अलग होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इबिडा एनालिसिस वैल्यूएशन करना है किसी कंपनी का, तो वो अलग अलग सेक्टर्स का बताएगा। लेट्स से वो बोलेगा एफएमसीजी के अंदर आपका 8 टाइम्स चल रहा है। सेम वे अगर आप बोलोगे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ तो वहाँ पर वो बोल देगा हो सकता है 10 टाइम्स है। मैं फार्मा सेक्टर में हूँ तो बोले इसका आपका इबिडा का 5 टाइम्स है। सो अकॉर्डिंगली आपका ये वैल्यूएशन होता है। ये रिसर्च जो होगा, ये रिसर्च कौन क्रिएट करके रखता है, ये मार्केट में ऐसे रिसर्च एनालिस्ट लोग बैठते हैं। One of the research analysts which you can see like this is Bloomberg. इनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा, ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से वैल्यूएशन ढूंढ के रखते हैं, ये सारा एनालिसिस। और आप कंपनी के किसी भी कंपनी को वैल्यू करना है तो लेट्स से एफएमसीजी का अगर इबिडा एनालिसिस आपको करना है और रिसर्च एनालिस्ट ने क्या बोला है 8 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, आप आईटीसी के पीएनएल अकाउंट को देखोगे, आईटीसी के पीएनएल अकाउंट में आपको इबिडा मिल जाएगा और जो भी आपका इबिडा होगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करके क्या बोल दोगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, दिस इज द एंटायर वैल्यू ऑफ द कंपनी। उसको डिवाइड कर देते हो आप किससे, विद द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपके पास क्या आ जाता है, योर वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इस वैल्यू पर शेयर को आप कंपेयर करते हो किससे, करंट मार्केट प्राइस से, जो कि बीएससी एनएससी में आपको मिल रहा है। एंड इसके बेसिस पे फिर आप फर्दर डिसाइड करते हो वेदर द कंपनी इज ओवर वैल्यूड और द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो ये जितने भी आपको सीएनबीसी और पे आके जो रिसर्च एनालिस्ट आके बोलते हैं कि ये शेयर को आप क्या करो, बाय कर लो, या ये शेयर को आप सेल कर लो, इसको होल्ड करके रखो, वो क्या करते हैं, वो इसी तरह से बिजनेसेस को वैल्यू करते हैं। दे कम एंड दे टेल यू। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द अप्रोच वेयर यू कैन वैल्यू द कंपनी बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स। फिर अगर आप देखो द थर्ड अप्रोच इज व्हाट, द थर्ड अप्रोच इज लेटिंग द मार्केट डिटरमाइन द वर्थ ऑफ द बिजनेस। नाउ इन दिस केस द बेस ऑफ द वर्थ, द बेस द फर्म्स वर्थ इज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनी। तो आप कंपेरेबल फिगर्स लेकर आते हो, हालांकि ये डिफिकल्ट होता है कंपेरेबल फिगर्स लेना, बट आप ये कंपेरेबल फिगर लेके आते हो। नाउ दिस द सेकेंड अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पी रेशियो मेथड। सो पी रेशियो मेथड आपका सिंपली ये हो गया ईपीएस इंटू पीई रेशियो, ये आपका बन गया एमपीएस। बट पंगा यही होता है पी रेशियो कैलकुलेट करना। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, दिस विल बी द चैलेंज। ईपीएस तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगा, या आप खुद भी कैलकुलेट करोगे। पी रेशियो कहाँ से निकालोगे, तो पी रेशियो के लिए आप ये रिसर्च एनालिस्ट और इनके पास जाते हो, जैसे कि ब्लूमबर्ग। ये आपको क्या करते हैं, ये पी रेशियोज वगैरह को वैल्यू कर कर देते हैं। Now this, to use this method, divide the market price of the firm by the common stock by the annual. So basically ये P ratio ये आपको बता रहा है
देन द थर्ड अप्रोच पे भी कॉल्ड एज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, वी सिंपली मल्टीप्लाई द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। ये कौन सा अप्रोच हो गया, इसी को एक और वर्ड हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो बेसिकली कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन और उससे आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाता है। कई बार जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर आप प्रीमियम भी पे करते हो, जो भी मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर आप प्रीमियम पे करते हो और आप खरीदते हो। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब कंपनीज क्या करती है, व्हेन द कंपनीज जो बाईबैक, आपने अगर नोटिस किया हो बाईबैक कभी भी मार्केट प्राइस पे नहीं आता है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे आता है। या फिर जब आप टेक ओवर करोगे, तो मैंने जो आपको अभिषेक बाजोरिया एंड जेस्को कॉर्पोरेशन का बताया था, आप सोचो कंपनी का प्राइस चल रहा था 15 रुपया, अभिषेक बाजोरिया ने बोला मैं 18 रुपये में कंपनी को खरीदूंगा, तो वो 3 रुपया प्रीमियम देने को रेडी हो गया। जब अभिषेक बाजोरिया ने 18 रुपीज़ बोला तो प्रमोटर्स ने बोला हम 21 रुपया देंगे। आपको मालूम 15 रुपये का शेयर जिसका फर्स्ट ऑफर 18 रुपये का आया था, लास्ट में जब डील क्लोज हुआ तो वो 54 रुपीज़ का पहुंच गया था। आप सोचो, सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो पे एंड यू टेक द वैल्यू। सेम वे माइंड ट्री का अगर आप चेक करो तो कुछ 900 रुपये का, 950 रुपये का था और उन्होंने शायद 980 रुपीज़ का ऑफर दिया था, तो वो 80 रुपीज़ का प्रीमियम पे करने के लिए एल रेडी हो गया था। हालांकि जैसे एल ने बोला हम 980 में खरीदेंगे तो 900 रुपये का शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता गया, बट अल्टीमेटली अगर आप चेक करो तो जो प्राइस आ रहा था उस पर उन्होंने क्या किया, प्रीमियम भी पे कर दिया। सो दीज आर द 3 अप्रोचेस विद विच यू कैन वैल्यू द कंपनी। सो दैट्स व्हाट इन योर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। आई होप FM पूरा रिवाइज हुआ होगा इन SM, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आपका कब है, मंडे को, राइट। एंड मंडे को वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। हम प्रोडक्शन या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को शुरू करेंगे। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, हमें और भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसे आपका आ जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इन सब को पूरा कवर करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक के अंदर आपके जो 3 लेक्चर्स हैं वो 3 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। We should be able to pack up the chapter in your next 3 lectures, right? So that's all for today. Thank you.